ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अपनी जवानी के बेहतरीन समय को, बेहतरीन वर्षों को असम को बचाने के लिए, देश से जुड़े रहने के लिए लगाने वाले किशोर शुक्ला। किशोर जी, बात हो रही थी फिर बांग्लादेशियों की। आखिर में बांग्लादेशी बड़े चैलेंज थे। जिस समय आप असम में थे उस समय बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या एक बहुत बड़ा विकराल रूप कर चुकी थी, और जिस तरह से असम के जो जनजातियां हैं वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी, असम के दूसरे लोग जो असमिया लोग वो अपनी बात के लिए लड़ रहे थे, और घुसपैठियों का प्रकोप था। ऐसे में आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। किस तरह से काम हुआ? आज भी क्या बड़ा चैलेंज है वो? हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आज की स्थिति में भी इसको आतंकवाद के जो बिल्कुल हम कगार पे खड़े हैं, और बाहर से आने वाले जो शक्तियां हैं वहाँ पर, जिनको फिशिपियस टेंडेंसीज कहते हैं, जो समाज में ठीक तरीके से, एकदम सही तरीके से कैसे डिवीज़न पैदा करना, छोटी छोटी घटनाओं को लेकर डिवीज़न पैदा करना और उसको फिर बहुत विकराल रूप देना, इन चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा सावध रहने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ के विकास को, वहाँ के धन को, वहाँ की संपदा को एक बाहर से आए घुसपैठियों का एक बहुत बड़ा, लगभग 1.5-2 करोड़ लोग जो है, और असमियों को लगता है, वहाँ के लोगों को लगता है कि नहीं, ये हमारे हक को ये विदेशी लोग, घुसपैठिए लोग खा रहे हैं। तो एक बड़ा चैलेंज नहीं है ये? इसमें दिक्कत है कि हमारी जो बॉर्डर का हिस्सा, पानी वाला हिस्सा है, उसको बंद करना बहुत कठिन है। नदी को बंद करनी, जितना ज़मीन आपके पास अवेलेबल है आप उसमें तो बाढ़ डाल सकते हैं। ब्रह्मपुत्र एक इतनी विशाल नदी है, उसको नदी तो कहना भी मुश्किल है, दरिया है। और वो दरिया में उसका जो फ्लो है वो निश्चित नहीं है। आज यहाँ है, कल वहाँ है किनारा। बीच में 3-4 जगह नदी के 4 बहुत बड़े बड़े कटाव है। वो इतने बड़े कटाव है कि वो एक कटाव ही अपने आप में एक पूर्ण नदी है। किशोर जी, एक बड़ी बात ये आती है कि आप जैसे लोग, जो संघ विचार के लोग, जो पूर्वांचल में गए काफ़ी, उन सब के सामने चैलेंज था कि उस पूरे पूर्वांचल को ईसाई मिशनरियों ने पूरी तरह से ईसाईकरण करने की एक होड़ सी मच गई थी, और ऐसे में वहाँ एक अलगाववाद भी पनप गया था। मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सब जगह जिस तरह से अलगाववाद। ऐसे में आप वहाँ पहुँचे थे, क्या थी ये, क्या वास्तविकता है? क्योंकि आजकल के लोगों को, हम लोगों को पता भी नहीं है कि वास्तव में वहाँ पर परिस्थितियाँ क्या थी। वहाँ की जो सबसे विकट जो स्थिति थी, मिशनरियोज़ ने वहाँ पर करीब करीब प्रवेश वर्जित ही किया हुआ था। करीब करीब जो गैर क्रिश्चियन, गैर मतलब हिंदू, इनको वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था। और हिंदुओं के खिलाफ एक ऐसा वातावरण बना हुआ है कि ये आपके शोषक है, दे आर योर एक्सप्लॉयटर्स। परंतु मिशनरियों का काम जो है वो अत्यंत पुराना काम है। वो आज़ादी के पहले से ही उन्होंने शुरू कर दिया था। उन्होंने इस क्षेत्र को पहले ही लोकेट कर लिया था कि एक ऐसी लैंड है कि जहाँ उनको बहुत आसानी से कन्वर्शन करने के लिए लोग मिल जाएंगे। पर किशोर जी, एक बात है कि क्योंकि आप जिस समय गए थे परिस्थितियाँ बहुत विकट थी, क्योंकि मैंने भी जहाँ पढ़ा है वहाँ ये है कि जैसे आपने भी बताया कि हिंदू या मेनलैंड से आए हुए लोगों को एक प्रकार से विरोधी और अपना दुश्मन माना जाता था। आप तो दुश्मन के तौर पे उन लोगों के बीच में थे, तो ऐसे में कैसे आपने अपने आप को वहाँ स्थापित किया? क्योंकि आपको तो बहुत तकलीफ आई होंगी। किस तरह से उनके साथ अपने आप को जोड़ा आपने? जी, व्यक्तिगत रूप पे बताना है तो मैं आपको यही कह सकता हूँ। बिल्कुल, आपके व्यक्तिगत किशोर जी, क्योंकि आपकी जो एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से असम के एक्सपीरियंस है। न हमारे भोजन की जगह थी, न रहने की प्रॉपर सही जगह थी, न कोई जीवन का जो नियम स्वरूप होता है, यानी साधु की तरह आपका पूरा जीवन हो गया था। तो हमने थोड़ा सा अपने आप को ढीला छोड़ दिया था इस तरीके से कि जो समय और काल परिस्थिति है, रोज़ सुबह उठने के बाद अपनी योजना बनाते थे कि किस क्षेत्र में जाना है, क्या करना है, किन लोगों से मिलने की कोशिश करना है, कहीं पर कोई संपर्क सूत्र मिलता है क्या, क्योंकि ऐसे संपर्क सूत्र होते नहीं थे। ऐसा कभी नहीं होता था कि हम गए और वहाँ हमारा स्वागत हो रहा है या ये हो रहा है। तो कई बार विरोध भी होगा ना आपका? बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है। क्या कभी कोई आपको याद है कि एकदम आपका विरोध ऐसा हुआ और आपको टाइम लगा उनके साथ, उनको किस तरह से आपने अपने साथ लिया? हमारे पास
असेट के नाम पर एक साइकिल थी। अच्छा। उस साइकिल को लेकर, वो भी काफ़ी पुरानी हालत में थी, हम बस उस साइकिल को लेकर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जो इंटीरियर गांव होते हैं, जैसे उस समय शहर का रूप भी अभी भी वैसे ही है कि काफ़ी आप 10-15 किलोमीटर चले जाओ इंटीरियर गांव में, तो वहाँ हम चले जाते थे। वहाँ 8वीं से लेकर तो 12वीं की जो एज ग्रुप होती है विद्यार्थियों की, उसमें से हमने विद्यार्थियों से पहचान की। कभी किसी विद्यार्थी से के घर चले गए, कभी और किसी कारण से चले गए, कभी किसी को ये कह देते थे कि भाई भूख लगी है, कुछ व्यवस्था कर दो। इसका कारण था कि उन गाँव में न तो चाय की दुकान होती थी, न कोई थड़ी होती थी, होटल होने का तो प्रश्न ही नहीं था, और दोपहर का भोजन का व्यवस्था होकर अगर समय हो गया है तो हम उनको ऐसे ही कहते थे, यार कुछ आज करो, व्यवस्था कर लोगे, तो ले जाता था अपने घर में कभी विद्यार्थी। कभी ऐसा भी हुआ कि नहीं नहीं आपको मना कर दिया कि नहीं नहीं यहाँ कोई नहीं मिलेगा आप तो? नहीं, वो आश्चर्य की बात यह है कि कुछ घटनाएं ऐसे ज़रूर हुई है कि ये कोई आया समय है क्या आने का। अच्छा। हाँ, और ये कोई खाना खाने का, हमारे हम लगते कौन हैं आप, हमारे कौन हैं, इस तरीके से हैं। परंतु मुख्य मुद्दा तो ये, कई बार तो ऐसा हुआ, मैं बिल्कुल भोजन का समय था और दोपहर को करीब ठीक 2-2:30 बजे का समय था, और काफ़ी किलोमीटर साइकिल चला के मैं उस गांव में पहुंच गया था जी। और बाकी वहाँ के लोग जो वहाँ का क्रम है उस हिसाब से 12 बजे खाना खा के आराम से सोते विश्राम कर रहे थे। उस स्थिति में मैंने एक परिचित कार्यकर्ता का पहचान का एक दूसरा था, तो उसको मैंने कहा कि भाई कुछ कर यार, व्यवस्था, भूख तो लगी है। तो उसने कहा ठीक है, आप जी चिंता मत कीजिए। उठा और वो स्वयं एक हाथ में बड़ा कोयता लेकर, एक बड़ा शस्त्र होता है वो नारियल काटने वाला, वो लेकर उसके घर में 50-60 फुट ऊंचा नारियल का पेड़ था, गया और ऊपर से मैंने सोचा चलो 2-3 नारियल तो ये काट ही देगा। 2-3 तो क्या, उसने नारियल का इतना बड़ा जो एक पूरा झुंड जो होता है वो काट के वहाँ से मुझे कहा आप हट जाइए, ऊपर से पूरा झुंड आके ज़मीन पे गिरा, और फिर एक एक नारियल उसने छील कर मुझे, उसने घंटाभर नारियल और नारियल का पानी मैंने पिया। मैंने ऐसी तृप्ति आज तक जीवन में फिर से प्राप्त नहीं की। किशोर जी, एक बड़ी बात और है कि जब मैं विद्यार्थी था तो असम आंदोलन बड़े चरम पर था। लोग इमोशनली उस आंदोलन से इतने जुड़े हुए थे कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन इस नाम से जो छात्रों की एक संगठन थी, वो जब अपना अपील करती थी, बंद का आह्वान करती थी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि चिड़िया भी रास्ते पे पर नहीं मारते थे। ये मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है। निष्प्रदीप प्रोग्राम कहते थे उसको, कि उसमें पूरी असम में कोई भी दिया नहीं जलाएगा प्रोटेस्ट व्यक्त। उनको इतना ही मालूम है बाहर से लोग आए हैं, उनको हमने यहाँ से रवाना करना है। किशोर जी, आपने तो जो देश के सबसे यंग मुख्यमंत्री बने 27 साल की उम्र में, प्रफुल्ल कुमार महंत, भृगु कुमार फकुन, इन सब के साथ काम किया होगा। क्या लगता था उस समय जब ये लोग, पूरे देश में इन लोगों का नाम था और कहते थे कि स्टूडेंट लीडर हो, तो ऐसे क्या खासियत थी इन लोगों में? ये तो ऐसा था कि कुछ समझदार युवक तो थे, ये सारे जो है बड़े समझदार युवक थे। इनमें परिवर्तन करने की बहुत ज़्यादा आग तो थी। इन्होंने आंदोलन को वास्तव में काफ़ी अपने कुछ एक नियम बनाकर उसके तहत चलाया, इसलिए ये आंदोलन 5-6 साल चल सका। राजीव गांधी जी के साथ जब अकॉर्ड हुआ था, अकॉर्ड के बाद में बहुत बड़ा एक हाथ में एक ऐसा मौका आया था कि हम उसी समय इस समस्या को काफ़ी हद तक हल कर सकते थे। लेकिन वो अकॉर्ड कागज़ों पे इसलिए रहा क्योंकि ये जो नए युवा मुख्यमंत्री थे, प्रफुल्ल महंत तो मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, वो तो 33 साल की उम्र में सीधे हॉस्टल से निकले और सामान लेकर अपना चीफ मिनिस्टर बंगले में चले गए। तो जब हम वहाँ ये सब हुआ, उसमें उनको क्या हो गया कि सत्ता का अनुभव नहीं था, और कांग्रेस और ये जो हमारा जो डेमोक्रेसी का वर्किंग पैटर्न है, इसमें ये सब लोग उलझ गए कुछ हद तक। अगर ये न उलझते हुए तो समस्या हल हो गई। समस्या काफ़ी हद तक आज इतना विकार रूप नहीं होता। तो किशोर जी, यहीं एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्योंकि
प्रफुल्ल महंत और फकुन जैसे जो जिन्होंने अपना बड़ा लंबा समय अपने जवानी का समय लगाया, आंदोलन में लगाया, और वो जाके पलट जाते हैं सत्ता में, तो ऐसा क्या विश्वास है कि आज जो आए हैं, सोनोवाल आए हैं और यहाँ आए हैं, ये कहीं पलट नहीं जाएंगे? क्योंकि भाजपा की भी कहीं ना कहीं कई बार ऐसी देखने में आता है कि सत्ता में कुछ लक्ष्यों को लेकर आती है, उद्देश्यों को लेकर आती है, पलट जाती है, बदल जाती है। उनके पीछे संस्कारों की दीवार नहीं है, उनके पीछे उनको रोकने वाला कोई नहीं है और कोई था नहीं। और आज नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व ऊपर से लेकर नीचे तक है। जनता के पास ये आखिरी मौका है। इस मौके का अगर सही फ़ायदा नहीं उठाया तो ये फिर से एक बार एक बम में कन्वर्ट हो जाएगा। किशोर जी, क्योंकि एक दशक गुजारा आपने, लंबा आंदोलन था और हिंसक भी था, अहिंसक भी था, लंबा परिवर्तन का दौर था। ऐसे में आपके कई साथी होंगे जिन्होंने अपना जीवन भी न्यौछावर किया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी। ऐसे कोई ध्यान आते हैं आपको कि जिन्होंने वास्तव में बदलाव के लिए बहुत बड़ा? कई परिवार थे, उन्होंने कुर्बानी से भी बढ़कर अपना काम किया है। जैसे कि एक मुरली मनोहर, इस नाम से मेरे मित्र थे, केरल के रहने वाले थे। वो भी मेरे जैसे ही वहाँ एक पूर्णकालिक प्रचारक इस नाते से आए थे। वो बहुत निडर व्यक्ति थे कि उनके काम से एक दिन ऐसा स्थिति आ गई कि हर गांव में वो जाते थे तो उनके साइकिल के चारों तरफ 40-40, 50-50 बच्चे वहाँ इकट्ठे हो जाते थे। जब अल्फ़ा ने देखा कि ये अल्फ़ा के जो एक्सट्रीम लोग हैं, उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति इतना इंटीरियर में आके इतना अगर प्रभाव करेगा तो चैलेंज हो जाएगा, तो एक दिन उनको, वो एक जगह बैठे हुए थे, उस समय उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से आके उनको पिस्तौल से उड़ा दिया। वैसे हमारे दूसरे मित्र थे प्रमोद दीक्षित, उनकी भी इसी प्रकार से हत्या हुई। और तीसरे तो एक थे, उन्होंने संपूर्ण जीवन जो है वो सरकारी अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने रिटायर होने पर और बाकी भी जीवन भर इस कार्य में खूब समय लगाया था। तो उनको किडनैपिंग हो गया, आज तक वो कभी वापस लौटे नहीं। आज वो सारा त्याग जो है उनका बलिदान है, मैं तो सोचता हूँ उसका एक दूसरा है, एक फलित सामने दिख रहा है। किशोर जी, आपने एक बहुत बड़ा चैलेंज बताया। आज सोनोवाल बन चुके हैं मुख्यमंत्री। क्या ऐसा उनके लिए क्या सबसे पहले करना चाहिए जो असम के जो इन हालातों को बदल सके और वहाँ एक स्थायी रूप से समाधान की ओर आगे बढ़ सकें हम? सबसे पहले क्या करना चाहिए उनको? सबसे पहले इन्होंने जो पानी की जो बॉर्डर है हमारी 600 किलोमीटर बची हुई अब, जो अत्यंत कठिन है, मतलब एक्चुअली इट इज़ ए चैलेंज। भाई पानी में बॉर्डर को, पानी या पानी के किनारे पे कीचड़ है, वो वहाँ किनारा यानी रेत भी नहीं होता है, दलदल है सारी। तो उसमें बॉर्डर को आइडेंटिफाई करके उसको एग्जीक्यूट करके उसको परमानेंट करना। जब ब्रह्मपुत्र का पानी परमानेंट नहीं, ब्रह्मपुत्र का किनारा परमानेंट नहीं है, आप बॉर्डर को कैसे परमानेंट करेंगे? कौन से फुट को आप फाइनल मानेंगे? मान लीजिए कि आपने ये सब कर लिया, तो आज की तारीख में असली चैलेंज वही है। लता मंगेशकर की एक कविता याद आती है, और जो उन्होंने 1962 में बोली थी, तुम भूल न जाना उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनके ज़रा याद करो कुर्बानी। क्योंकि असम के इस बदलाव के पीछे काफ़ी लोगों का जो शहादत है, काफ़ी लोगों की त्याग और तपस्या है। किशोर जी जैसे लोगों ने अपनी जवानी के जो बेहतरीन दिन है वहाँ लगाए, जो आज असम में बदलाव की बयार को लाने में सफल रहे। नमस्कार।